वो 80 तोपों वाला तैरता किला अब पानी में एक भारी पत्थर जैसा है। उसके बड़े बड़े पाल बेजान लटके हुए हैं। कप्तान बेचैन है। और तभी तट की ओर से एक लयबद्ध आवाज आती है, ढोल की, जो धीरे धीरे तेज हो रही है। और फिर चट्टानों के पीछे से दर्जनों छोटी छोटी नावें शार्क की तरह पानी को चीरती हुई उस लाचार जहाज की तरफ बढ़ती हैं। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा है। लेकिन वो हमला कैसे करते थे? उनके पास तो बड़ी तोपें नहीं थी। ये पारंपरिक लड़ाई थी ही नहीं। ये समंदर में गुरिल्ला युद्ध था। रणनीति के 3 हिस्से थे। अच्छा। पहला निशाना, जहाज की पतवार। सबसे पहले जहाज को दिशाहीन कर दो। दूसरा निशाना, पाल की रस्सियां। उन्हें काट दो ताकि हवा चले भी तो जहाज हिल ना सके। और तीसरा? और आखिरी, जब वो विशाल जहाज पूरी तरह लाचार हो जाए तब चारों तरफ से उस पर चढ़ाई कर दो, जैसे भेड़ियों का झुंड एक विशाल भैंसी का शिकार करता है। तो कान्हू जी की इस रणनीति का असर बॉम्बे में बैठी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या हुआ होगा? वहां का गवर्नर चार्ल्स बून तो गुस्से से पागल हो जाओगा। कान्हू जी ने अपना दस्तक सिस्टम शुरू कर दिया था। मतलब बॉम्बे से गोवा तक जो भी जहाज उनके इलाके से गुजरेगा उसे टैक्स देना होगा। और अगर नहीं दिया तो आप खुद लूट जाएंगे। चार्ल्स बून के लिए ये सिर्फ व्यापार का नुकसान नहीं था, ये इज्जत की लड़ाई थी। लंदन में बैठे उसके बॉस पूछ रहे थे कि एक देसी लुटेरा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को कैसे रोक रहा है। और इसी गुस्से का नतीजा था 1718 में विजयदुर्ग पर हमला। मैंने पढ़ा कि उसने कुछ फ्लोटिंग बैटरीज इस्तेमाल की थी। ये क्या चीज थी? ये उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक थी। चार्ल्स बून ने अपना खजाना खाली कर दिया था। ये असल में तैरते हुए लकड़ी के बड़े बड़े मंच थे जिन पर भारी मोर्टार लगे थे। अच्छा। इनका मकसद था किले के करीब जाकर ऊपर से गोले बरसाना। बून एक विशाल बेड़ा लेकर आया और कई दिनों तक इतनी बमबारी की कि लगा जैसे आसमान से आग बरस रही हो। उसे लगा कान्हो जी का खेल खत्म। तो फिर कान्हो जी बचे कैसे? यहीं पर कान्हो जी की प्रतिभा दिखती है। दुश्मन को उसकी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल ही मत करने दो। मतलब? अंग्रेजों की ताकत थी बड़ी तोपें और खुला समंदर। कान्हो जी ने उन्हें अपने इलाके यानी उथले पानी और चट्टानी किले के पास खींच लिया। विजयदुर्ग का किला ठोस चट्टान पर बना था। तो तोप के गोलों का असर नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। गोले दीवारों से टकराकर बच्चों की गेंद की तरह वापस समंदर में गिर जाते। कान्हो जी ने जानबूझकर उन्हें गोले बरसाने दिए ताकि उनका गोला बारूद खत्म हो जाए। ये तो कमाल की रणनीति है। और जब अंग्रेज थकने लगे तब उन्होंने अपना मच्छर बेड़ा उतारा। इन छोटी नावों ने पीछे से जाकर ब्रिटिश जहाजों की सप्लाई लाइन काट दी। तो अंग्रेज बीच में फंस गए? हाँ, न आगे जा सकते थे न पीछे से मदद आ रही थी। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को अपमानित होकर भागना पड़ा। गवर्नर बून की इज्जत मिट्टी में मिल गई। विजयदुर्ग में इतनी बुरी हार, गवर्नर बून की तो नौकरी चली गई। बॉम्बे में बैठे अंग्रेजों के लिए ये एक सीधी बेइज्जती थी। वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। और यहीं उन्होंने वो कदम उठाया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या किया उन्होंने? वो समझ गए थे कि कान्हो जी को अकेले हराना नामुमकिन है। तो 1721 में उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिला लिया, पुर्तगालियों से। 1 मिनट, अंग्रेज और पुर्तगाली जो भारत पर कब्जे के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो साथ आ गए? हाँ, सिर्फ एक आदमी को हराने के लिए। इसे आप औपनिवेशिक इतिहास का एवेंजर्स मोमेंट कह सकते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। एक तरफ से ब्रिटिश रॉयल नेवी समंदर से आई और दूसरी तरफ से गोवा का पुर्तगाली वाइसरॉय हजारों की सेना लेकर जमीन से। निशाना था कान्हो जी का मुख्यालय अलीबाग। तो कान्हो जी ने इस 2 तरफा हमले का सामना कैसे किया? एक तरफ दुनिया की सबसे अच्छी नौसेना, दूसरी तरफ एक बड़ी जमीनी सेना। कान्हो जी आंग्रे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बेहतरीन कूटनीतिज्ञ भी थे। जब यूरोपियन अपनी तोपें चमका रहे थे, कान्हो जी पत्र लिख रहे थे। पत्र? हाँ, पहला पत्र मराठा दरबार को मदद के लिए, और फिर उन्होंने मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा। उन्होंने झूठी खबरें फैलवाई। पुर्तगालियों को बताया कि अंग्रेज जानबूझकर उन्हें सबसे खतरनाक मोर्चे पे भेज रहे हैं। और अंग्रेजों को बताया कि पुर्तगाली सिर्फ दिखावे का हमला करेंगे। उन्होंने दोनों के बीच शक का ऐसा बीज बोया जो बहुत जल्द एक बड़ा पेड़ बन गया। तो घेराबंदी वाले दिन क्या हुआ? ये महागठबंधन कैसे टूटा?